Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. Welcome, and welcome everyone. The topic that we are going to cover today is basic problems faced by SME while managing cash flow and how to solve them. ये आज का टॉपिक रहने वाला है. सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं. लाइक एट 5 a.m. यू आर हियर विद मी लाइव. तो हमेशा की तरह व्हेन यू आर विद मी लाइव, तो आपके माइंड की जो भी फीलिंग है, जो भी क्वेश्चंस हैं, और आपने चैट बॉक्स में साथ के साथ शेयर करते रहना है. एट द सेम टाइम जो इसका वीडियो देखेंगे, you also participate by applying all those learning जो कि आप यूटिलाइज करने वाले हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर टुवर्ड्स दी कैश फ्लो. तो स्वागत है, वेलकम है संजय नरवाल जी, श्री विप्लव जी, अभिषेक भाटिया जी, कृष्णा महेश्वरी जी, श्रीनिवासन जी, राजेंद्र शुक्ला जी. आप ना सारे के सारे ना वैसे कमाल हो, ग्रेट हो, अमेजिंग हो. नीरज कटरुका जी, वेलकम. सो एवरीवन, क्यों आप अमेजिंग हो? बिकॉज कैश फ्लो इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यू नो दैट. और उसके लिए वीक बाय वीक, वीडियो बाय वीडियो, जिस तरह से आप उन टॉपिक को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ रहे हो और अपनी लाइफ में कैश रिचनेस लेके आ रहे हो, सो दैट यू आर एडिंग real value in the life of people, that is amazing. So I will now not take much time between you and the topic for the day. Let's focus. Basic problems faced by SME while managing cash flow and how to solve them. कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं? तो मैंने लुक बैक किया. वन ऑफ द एस्पेक्ट, लेट्स सी इन कैश फ्लो. नो मनी, unconsciously becoming financier. No money. देखो, हम एसएमई सबसे बड़ी समस्या से जो डील कर रहे हैं वो है मनी की, कैश फ्लो की. बहुत बार हमारे दिमाग में ये आता है कि यार मतलब कैश फ्लो तो मैनेज हम तब करें ना, कैश फ्लो तो हम मैनेज तब करें जब कैश फ्लो हो. और कैश फ्लो इतना, ऐसा लगता है कि यार कलेक्शन तो आ नहीं रही कस्टमर से, कलेक्शन आ भी गई, जो हमने गुड सेल किया और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए. प्लांट एंड मशीनरी भी लगा सकते हैं, ऑफिस सेटअप के लिए, प्रेमिसेस के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसे उतने हैं नहीं. तो हर समय एक एस्पेक्ट, एक कंटिन्यूसली कन्वर्सेशन माइंड के अंदर रहती है कि यार जगह तुम बात करते हो कैश फ्लो मैनेजमेंट की, यहाँ तो कैश फ्लो ही नहीं है तो बहुत लिमिटेड है. बहुत बड़े-बड़े काम किए जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जाया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमारे पास अबंडेंस ऑफ मनी हो. अगर मनी ही नहीं है तो कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा? तो ये एक ना विशियस सर्कल है जिसके अंदर हम एसएमई डील कर रहे हैं, एंड व्हिच इज ट्रू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो एसएमई रोल प्ले कर रहे हैं. लेकिन नो मनी वाली कन्वर्सेशन से कैसे बाहर आए? अब नो मनी से कैश फ्लो की तरफ बढ़ते हैं ना. व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट? व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट? कन्वर्सेशन है ये नो मनी. ये पूरी तरह से कन्वर्सेशन है जिस भी आप बिजनेस के अंदर हो, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो. जब भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है ना कि कैश फ्लो में कैसे मैनेज करूं, पैसा तो है ही नहीं है, बहुत कम पैसा है बिजनेस के अंदर, देने ज्यादा है आने कम है, और परेशानी हुई पड़ी है, तो listen to me very carefully. This is a conversation. This is a conversation which has inbuilt in our mind in such a big way. आप कह रहे हो कि जगमोहन कन्वर्सेशन थोड़ी है, रियलिटी है ये. बैंकों में पैसा नहीं है, बैंक से लोन लिया हुआ है, प्रोजेक्ट जो बड़ा लगाना है उसके लिए फंड अरेंज करने के लिए दिन रात निकल रहे हैं. तुम कह रहे हो कि ये कन्वर्सेशन है, ये रियल है.
थोड़ा-सा इसको ट्विस्ट करते हैं 360 डिग्री, ट्विस्ट करते हैं इसको और देखते हैं जब बिज़नेस के अंदर नो मनी की कन्वर्सेशन आ रही है, मेरा एक बहुत ही अज़ीज़ क्लाइंट भी है, दोस्त भी हैं, उनकी लाइफ़ से ज़रा देखते हैं। छोटी-सी दुकान, लोग उसके वहाँ पर गारमेंट्स दे देते हैं उसको, भैया हमने आपको दे दिया है, बिक तो जाएगा ही, पे व्हेन यू सेल। गारमेंट उसके पास आ जाते हैं और वो सेल कर देता है। सेल कर देता है, पैसे आ जाते हैं, जिन वेंडर ने उसको सप्लाई किया है, उसकी पेमेंट कर देते हैं। छोटी-सी दुकान, बड़ी, 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 बड़ी 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर का पूरा शोरूम बना दिया। 2 शोरूम, 3 शोरूम, 4 शोरूम, 5, 6, 7, 8 शोरूम बना दिए। वो भी तो नो मनी की कन्वर्सेशन से डील कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये देखा कि नो मनी किस एरिया के अंदर मुझे और मटेरियल बाय करने के लिए पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा मटेरियल खरीदूँगा, उतना सेल करूँगा तो रोटेशन घूमेगा। बट द पॉइंट हियर इज़ उन्होंने बिज़नेस मॉडल ही इस तरीके से सेट कर लिया कि उसके वेंडर सप्लायर उसके शोरूम के अंदर मटेरियल देकर जाते हैं। जब वो सेल हो जाता है, पैसे आ जाते हैं, तो उनको वो पेमेंट कर देता है गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर। चुनमुन स्टोर ने पूरा का पूरा व्यापार ही इस मॉडल के ऊपर खड़ा कर दिया था। पॉइंट यहाँ पर क्या था कि क्या मार्केट की नीड है, कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिकते हैं, क्या नीड है मार्केट की, उसको डीपली अंडरस्टैंड किया। पूरा का पूरा पैशन है, उसके अंदर जो डिज़ाइन होने चाहिए, लगाया ना दिमाग, डिज़ाइन क्या होने चाहिए, अ, क्या आजकल ट्रेंड हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो फोकस किया। बेसिकली हमें यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो हम एसएमई बिजनेस कर रहे हैं, उसके अंदर वो किस बड़ी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। नो मनी की प्रॉब्लम एक तो यहाँ से सॉल्व हो गई, पहला एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से इस बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, टाटा कंपनी के अंदर काम किया और ये सिस्टम चलते हैं। जैपनीज़ कंपनी के अंदर काम किया और समझ आ गई कि ये सिस्टम चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि 2 ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, या तो मैं एज़ ए एसएमई अपना बिज़नेस करूँ या मैं एज़ ए कंसल्टेंट बन जाऊँ। तो उन्होंने चूज़ किया कि प्रॉब्लम तो मार्केट के अंदर है, पीपल आर डीलिंग विद टू इंक्रीज़ देयर बिज़नेस एंड द प्रॉफिट। तो उन्होंने बिल्कुल छोटे से एक लेवल के ऊपर एक कमरे के अंदर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसके अंदर वो जो बिज़नेस करना चाहते थे, उसी बिज़नेस के वो कंसल्टेंट बन गए। अब एक कंपनी जो ऑलरेडी ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो पर्टिकुलर बिज़नेस कर रही है, तो उन्होंने एज़ ए कंसल्टेंट उस कंपनी को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। कंसल्टेंसी करते उनका बिज़नेस ट्रांसफ़ॉर्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि और बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे करेंगे तो उसका खर्चा कितना होगा? तो उन्होंने एक ऐसी जगह आइडेंटिफ़ाई की जहाँ से मिनिमम टू मिनिमम रेंटल पे करना पड़े, मिनिमम रेंटल पे करना पड़े। मिनिमम रेंटल पे करते हुए एक जगह ली जहाँ पर नॉर्मल सी कुर्सियाँ, नॉर्मल से टेबल, वहाँ पर जो लोग आते हैं उनसे समझते हैं, सीखते हैं और उनके पास आके सीख रहे और समझ रहे हैं। तो उनको कंसल्ट करते उनकी ही पावर को अच्छे से जगाया, उनको 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 बताया, उनको समझाया और करते इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है कि मज़ा आ गया। मज़ा आ गया है कहाँ पर, मनी की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई ना। मनी की प्रॉब्लम कहाँ पर थी? मनी की प्रॉब्लम ये थी कि बिज़नेस मैं कैसे करूँ? पैसे नहीं है। तो जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है, उसके बिज़नेस को ठीक करवा दिया। अब बहुत बड़े लेवल पे कंसल्टेंसी करनी है, तो खर्चा नहीं है, पहले छोटी जगह के ऊपर लिमिटेड रेंटल प्रेमिसेस से शुरू किया और अब देखो कमाल पे कमाल किए चले जा रहे हैं। दैट इज़ द पॉइंट। तो वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तो नो मनी की प्रॉब्लम खत्म हो गई। यस, आ जाओ और ले लो। बहुत एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक मेरा जानकार है, वो कहता है कि भई मुझे ना कितना भी कितना भी मैं ना एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कितना भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और मेरे पास ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं
क्योंकि वो यूएस विजिट करके आए, जब पूरा यूएस विजिट करके आए तो उन्होंने वहाँ देखे बड़े-बड़े शोरूम्स होते हैं, मेसी है और बड़े शोरूम्स हैं वहाँ पे, कमाल है। तो जिस कैटेगरी का, जिस क्वालिटी का, जिस टेस्ट का फॉरेनर को मटेरियल, क्लॉथ, डिज़ाइन पसंद होते हैं, तो उसकी उसके ऊपर बहुत पकड़ थी। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ ये वाला काम, लेकिन पैसे नहीं है, क्या करूँ? इंडिया आए, इंडिया आने के बाद उन्होंने लगाया अपना दिमाग, जबरदस्त वाला दिमाग। दिमाग लगाया तो उन्होंने पेपर पेन के ऊपर उसके डिज़ाइन बनाए, उसके 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 डिज़ाइन बनाने के बाद उसका वर्कआउट किया। तो एक कंसल्टेंट यूएस के अंदर है जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं और 20% कमीशन लेते हैं, वो 20% कमीशन लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सैंपल तैयार किए, सैंपल तैयार करके उस कंसल्टेंट को अमेरिका के अंदर भेजा, ये पकड़ो जी मटेरियल हमारा। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। इसको आप किसी भी स्टोर में लो, 20% आपके हैं और पीछे हमारा जी पूरा का पूरा सेटअप है, चिंता वाली बात ही नहीं है। कहाँ सेटअप है? अपने एक दोस्त के साथ में टाई अप कर लिया, फैक्ट्री उसकी, सब कुछ उसका, और उसके साथ वो बन गए पार्टनर। वो कहते हैं देख ऑर्डर मैं लेके आऊंगा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैं संभालूंगा, सेल्स एंड मार्केटिंग मैं संभालूंगा और ऑर्डर भी मैं लेकर आऊंगा। अब जो इंडिया वाला बंदा है वो कहता है कि मैं ऑर्डर लेकर आऊंगा। उसने एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर के साथ में टाई अप कर लिया, उनको बोला कि भई ऐसा है, आपको तो सेल चाहिए ना, आपको तो प्रोडक्शन चाहिए, तो अब आप मुझे ऑन पेपर बनाओ जी पार्टनर, बन गए पार्टनर। अब पूरा का पूरा सेटअप इंडिया में बन गया, बड़ी फैक्ट्री। उधर से जो 20% कमीशन लेकर हमारे अंग्रेज भाई साहब जो हैं वो उनकी सेटअप है ऑलरेडी सारा का सारा, बढ़िया, लेकिन क्वालिटी डिज़ाइन के ऊपर ही काम करते हैं। उन्होंने उसके डिज़ाइन पास कर दिए, अब वहाँ से ऑर्डर आने शुरू कर दिए। ठीक है जी, ऑर्डर आ गया, डिज़ाइन मेरा, मैन्युफैक्चरर बना रहा है, उधर कमीशन एजेंट सेल कर रहा है। ये ऐसा चक्रव्यूह घूमा, ऐसा चक्रव्यूह घूमा, ऐसा चक्रव्यूह घुमा कि कमाल हो गया। कमाल हो गया। आज 300 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर हो गई है उस बिज़नेस की। पहले सिर्फ बातों-बातों में पार्टनर बने थे उनके साथ में, लेकिन जब बिज़नेस का चक्रव्यूह चला, तो कमाल कर दिया। अब उनके रियल पार्टनर है, बिल्कुल राम राम लक्ष्मण की जोड़ी है उन दोनों की, और क्या बढ़िया तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं वो। तो प्रॉब्लम थी नो मनी की, कह रहे नो मनी, नो मनी, पैसे ही नहीं है, एसएमई हूँ, मेरे पास तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज करूँगा, किस तरह से होगा? अरे अपने हम सपनों की तरफ देखें, अपने सपनों की तरफ देखिए, सपने बड़े हैं। हम ये क्यों देख रहे हैं? हम ये क्यों देख रहे हैं कि पैसा होगा तो हम कुछ बिज़नेस कर पाएँगे? अरे बिज़नेस जो है वो ये थोड़ी है कि पैसा डाल और उसके बाद व्यापार कर, बिज़नेस कर। ये तो बड़े पुराने ज़माने की बात है। ये तो चाणक्य जी जब लिख गए अपने अर्थशास्त्र के अंदर, वहाँ पर भी ये वाली बात लिखी हुई है अर्थशास्त्र के अंदर भी। लेकिन उस समय लोग क्या करते थे? व्यापारी किसे कहा जाता था? व्यापारी उसे कहा जाता था जिसके पास खूब सारा धन होता था, खूब सारी मनी होती थी। इतना पैसा होता था कि वो उस पैसे से गाँव के किसानों से उनका सारा कच्चा माल खरीदता, उसको अपने बड़े से समुद्री जहाज में डलवाता, समुद्री जहाज में डलवा के निकल जाता विदेशों में। सुना होगा हमने पुराने ज़माने की, विदेशों में हम व्यापार करते थे, गुजरात के रास्ते, इधर नीचे बहुत सारे रास्ते हैं इंडिया में, बहुत सारे पोर्ट हैं, तभी तो इंडिया कामयाब हो गया। देखो ना इंडिया की शेप, समुद्र का रास्ता है, समुद्र के रास्ते किसानों से माल खरीदो और बेचो पूरे विश्व के अंदर। तो अब व्यापार कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, किसानों से खरीदेगा, ₹100 की चीज़ खरीदेगा, ₹500 की बाहर बेचेगा, वापसी आएगा। भाई ₹500 उसको चाहिए ही थे, 100 के 500 क्यों चाहिए थे? क्योंकि समुद्री जहाज डूब गया, इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, जब समुद्री जहाज निकलेगा, कब पहुँचेगा, कब पैसे आएँगे, वापसी आएँगे, और वह पैसे भी नोट गिन के लेकर आते थे वहाँ से, और फिर वापसी आते थे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगाना पड़ता था। तो व्यापार को ये समझा जाता था कि जिसके पास पैसा है, वो व्यापार कर सकता है। तो वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया, ये वाला एस्पेक्ट। दुनिया चेंज हो गई है, दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई है, आइडियाज़ चेंज हो गए हैं। बेसिकली उस व्यापारी ने भी जो समुद्री जहाज में माल भर के विदेशों में बेचता था, वो भी तो विदेशों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। क्या सोल्व कर रहा था? इंडिया में कितनी तरह के मसाले मिलते हैं, बाहर मिलते हैं क्या मसाले वो वाले? तो उनको टेस्ट चाहिए,
उनको 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 अपने किचन के लिए, उनको अपने एस्पेक्ट के लिए वहां तो उगता ही नहीं है, खेती बाड़ी नहीं होती, ठंडी इतनी पड़ती वहां पे, कुछ नहीं है, सब बाहर से मंगाना पड़ता है। और इंडिया में ऋतु ही इतनी है, इतने मौसम है। तो उसने उनकी उस प्रॉब्लम को सोल्व किया कि मसालों की डिमांड वहां पर है, तो यहाँ किसानों से खरीद के उनको बेच दिए, और इसके टाइम गैप और मनी गैप को उसने अपनी मनी से पूरा किया। चलो ठीक है। तो वहां पर भी एक चेन होती थी, एक व्यापारी होता था, एक जहाज चलाने वाला होता था, और एक साहूकार होता था जो उसको पैसे देता था। तो अभी भी यानी कि 2021 के अंदर भी जब हमारा जन्म होता है, हमारा जन्म होता है 2021 के अंदर भी, चलो 21 से 20 साल पहले लगा लो, किसी का जन्म 2000 में हुआ, किसी का 1980 में हुआ, किसी का 1990 में हुआ। जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के बाद अब इतने सालों की जो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट सोसाइटी के अंदर चल रहे हैं, तो और कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं, बिजनेस कैसे करते हैं, कैश फ्लो कैसे मैनेज करते हैं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड के अंदर यही है कि बिजनेस करने के लिए उतरे हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, पैसा लगाएंगे, व्यापार करेंगे और पैसा आएगा। यही तरीका होता है बिजनेस करने का। नो, दैट इज नॉट द ओनली तरीका ऑफ डूइंग द बिजनेस। एसएमई वालों, पॉइंट यहां पर ये नहीं है कि कितना पैसा बिजनेस के अंदर डाला और कितना कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट यहां पर ये है कि आप बिजनेस कर क्या रहे हो, कितने लोगों की किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, कितने बढ़िया तरीके से कर रहे हो, और उसमें कितने इंटेलिजेंट तरीके से ज्वाइंट वेंचर हम क्रिएट कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर क्रिएट कर रहे हैं। वहां पर एक्सपर्टीज है, एज ए कंसल्टेंट लेंगे। वहां पर मटेरियल चाहिए तो उसको अपना वेंडर बनाएंगे उसको, और जिसको चाहिए उसको वो पैकेज करके देंगे ताकि उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व हो सके। तो जो भी कोई मुझसे कहता है कि जगमोहन मेरे पास ना मनी नहीं है जिसकी वजह से मैं व्यापार बढ़ा नहीं पा रहा, तो मैं कह रहा हूं आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास जो बड़ी प्रॉब्लम जो आप सोल्व करना चाहते हो उसको नए और क्रिएटिव तरीके से सोल्व करने की समझ अभी डेवलप हो रही है। the moment the moment we are getting developed that समझ, तो ये जो मनी की कन्वर्सेशन है ना वो दूर हो जाएगी। आप ब्रिलियंट आइडिया, क्रिएटिविटी, यूएसपी सॉल्यूशन लेकर तो आओ मार्केट के लिए। मार्केट के अंदर आपको तो पैसा देने के लिए बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर बैठे हुए हैं, आपको तो पैसा देने के लिए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आपको पैसा देने के लिए तो पब्लिक बैठी हुई है। आइडिया तो लेकर आओ, आइडिया लाओ, उसको टेस्ट करो, आइडिया लाओ, उसको टेस्ट करो, टेस्ट करके उसको आगे बढ़ाओ, उसको स्केल करो। द पॉइंट हियर इज कि मनी कहीं बाहर नहीं है, मनी बिजनेस के आइडियाज के अंदर ही है। लेकिन हम बिजनेस किस तरह से कर रहे थे, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हम ना फाइनेंसर बन गए। अनकॉन्शियसली क्या बन गए हैं, फाइनेंसर बन गए हैं। मतलब कि हम कहेंगे कि चलो ये सामने एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, और आपने ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाए और उसको सेल कर दिए सामने वाले को, और बोला कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे। तो सामने वाला कहता है पैसे मैं आपको दूंगा 2 महीने के बाद। आपने कहा कोई बात नहीं, दे देना 2 महीने के बाद। तो अब वो 2 महीने के बाद पैसे देगा, तो आपने कहा चलो ठीक है, सेल तो हुई, बिजनेस के अंदर तो आया, माल तो बिक रहा है, व्यापार तो हो रहा है, कोई बात नहीं। और इधर से आपने मटेरियल खरीदा कैसे था, भागीरथ प्लेस से एडवांस पैसे दे के आपने वो मटेरियल खरीदा था, उसको अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस किया, उठा के उसको आपने उसको दे दिया कि लो भैया, मैंने तो अपने घर से पैसे लगा लगू के बना बनू के सारा सेट करके आपको दे दिए हैं, अब आप मुझे आराम से 2 महीने में पैसे दे देना, क्योंकि मैंने तो बिजनेस शुरू कर दिया है, मैं तो बन गया हूं व्यापारी। व्यापारी नहीं बन गए हो, बिजनेस नहीं कर रहे हो, फाइनेंसर बन गए हो। यस, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। बहुत डीप लेवल के ऊपर आप देखना, जब मैं इतने सारे बिजनेस ओनर से कंसल्ट करता हूं, तो कहीं ना कहीं मन ही मन में ना, मैं शुरू शुरू में कहता नहीं, क्योंकि बुरा लगता है सामने वाले को। आप तो 5 AM वाले इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग हो, आपसे तो मैं स्ट्रेट टॉक कर सकता हूँ, स्ट्रेट टॉक कर सकता हूँ ना। यस, तो 5 AM कैश फ्लो मास्टरी इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स, फाइनेंसर नहीं बन गए हम,
फाइनेंसर नहीं बन गए हैं क्या हम? कि भैया पैसा कहीं से इकट्ठा करो, उसको प्रोसेस करो, माल बनाओ और सामने वाले के वहां पर रखाओ। अब जितना ज्यादा फाइनेंसर हम बनेंगे, जितने बड़े हम फाइनेंसर, उतना बड़ा हमारा बिजनेस। इसीलिए तो हम पैसे की कमी के लिए मारे मारे फिरते हैं। फाइनेंसर, देखो कहीं फाइनेंसर तो नहीं बन गए। आप बोलोगे नहीं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर तो करंट चलता है, 3 महीने से 6 महीने का करंट चलता ही है, तो क्या करें, किस तरह से करें? क्रिएटिविटी, आइडियाज, प्रॉब्लम, वर्केबिलिटी, योर टैलेंट, किस तरीके से आप लेकर आओगे, किस तरीके से आप लेकर आओगे उस बड़ी प्रॉब्लम को आपने सोल्व करना है। कहीं हम ने अपनी क्रिएटिविटी को बंद तो नहीं कर दिया, मार तो नहीं दिया? जब छोटे बच्चे थे ना, जब हम छोटे बच्चे थे तो इतने क्रिएटिव आइडिया के साथ में हम खेला करते थे। दो दोस्त पार्क में चले गए, दो छोटे बच्चे पार्क में चले गए। अब उनके पास कोई फेरारी कार नहीं है छोटी खेलने वाली, उनके पास कोई घोड़ा नहीं है महंगा सा भगाने वाला, उनके पास कोई ऐसा महंगा बाइक, स्कूटर, कार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके साथ वो खेले। दो दोस्त पार्क के अंदर चले गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो पार्क की रेलिंग के साथ में जो रस्सियां लटक रही थी, उन्हीं रस्सियों को पकड़ के उसको झूला बना लिया। कभी पेड़ों से लटक गए, तो कभी भागते भागते नीचे पत्थर पड़े थे, उससे पिट्ठू गरम खेल लिया। वहां पर कोई पुरानी फुटबॉल पड़ी थी, तो उसी को ही उन्होंने रस्सी के साथ बांध के उसको घुमा के और इस तरह के मनोरंजक खेल बनाए कि कमाल कर दिया। 2-3 घंटे पार्क में खेल कर आए, वापस आए, कहते आज तो मजा आ गया। उन्होंने पूरा मजा ले लिया जिंदगी का, खेल का। कोई उनके पास मटेरियल की, मनी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बहुत 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 अमीरों के बच्चे, बहुत अमीरों के बच्चे, जब तक उनके पास उड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं होगा, जब तक उड़ने वाला हेलीकॉप्टर नहीं होगा, तब तक उनको खेलने का मजा ही नहीं आएगा। पार्क में गए हैं तो हेलीकॉप्टर उड़ाना है, 8,000 रुपए का हेलीकॉप्टर आता है उड़ने वाला। तो अब वो नहीं था तो परेशान हो गए। तो नहीं, ठीक है। तो अब उनकी खुशी कब मिलेगी? जब मम्मी 8,000 रुपए देगी, 8,000 रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, पार्क में जाएंगे, उसको उड़ाएंगे, तो वहां होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी उस तरह की सोच तो नहीं बन गई है? हिंदी के अंदर भी वैसा चाहिए, वहां भी क्रिएटिविटी बंद। तो ये जो ब्रेन पैटर्न हमारे डेवलप हो गए हैं ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं आपको ना बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि जब कैश फ्लो मैनेजमेंट की बारी आती है ना, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर जिस बड़ी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं, जितनी वैल्यू दे रहे हैं, उसके बदले में वैल्यू आ रही है। आई हुई वैल्यू में से मैंने कैश रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। आई हुई वैल्यू को मैंने मैनेज करके, उसको मैनेज करके कैश रिजर्व भी क्रिएट किया, वैल्यू को भी क्रिएट किया और बिजनेस को मल्टीफोल्ड किया। द पॉइंट हियर इज हम इस बात के लिए आज अवेयर हैं कि एसएमई के अंदर जो बहुत बड़ी समस्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो नो मनी की जगह हम बोलेंगे नो क्रिएटिविटी इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिग प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है और बिग प्रॉब्लम को रिसोर्स करने के लिए नहीं है, और अनकॉन्शियसली हम फाइनेंसर बन गए थे। खाली फाइनेंसर नहीं बनना, हमने प्रॉब्लम को सोल्व करना है। देन व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम जिसके साथ में हम डील कर रहे हैं एसएमई सेगमेंट के अंदर, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है। और एक बहुत बड़ी मिसबिलीव ना हमें हो जाती है बिजनेस करते करते, कैश फ्लो मैनेजमेंट के दौरान, कि आई एम ऑलवेज राइट एंड आस्क मी एनीथिंग। कौन कह रहा है? बिजनेस ओनर कह रहा है कि मैं हमेशा सही हूँ यार, मैं सही हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ ना, मुझे पता है बिजनेस कर रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क लिया है, 15 साल हो गए बिजनेस करते, या 5 साल हो गए बिजनेस करते, या मुझे बिजनेस की समझ है तभी मैं बिजनेस के अंदर आया हूँ, या मुझे 50 साल हो गए हैं। तो बिजनेसमैन तो हमेशा राइट ही है, वो ऐसा कह रहा है। और वो कहता है कि जो भी कुछ पूछना है ना मेरे से ही पूछो। अगर मान लीजिए कोई दिवाली पे पूजा भी होनी है ना, तो हार हार मशीनों पे डालने के लिए कौन सी दुकान से लाया जाएगा, और 10 रुपए का हार लाया जाएगा कि 7 रुपए का हार लाया जाएगा,
और जो प्रसाद की फुलियाँ भी आएँगी दिवाली पूजा करने के लिए, वो भी जो बिज़नेस ओनर है वो बोलेगा या तो मैं ही लेकर आऊँगा या मुझसे पूछा जाए कहाँ पर लेकर आओगे? अगर कोई गलती से ले भी आया तो उसको 4 बातें सुनाई जाएँगी, ये क्यों ले आए? कैसे ले आए? ये बढ़िया नहीं है, इतना फूला हुआ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, इसमें ये नहीं है। हर चीज़ के अंदर बिज़नेस ओनर को जाना ही जाना है एसएमई सेगमेंट के अंदर, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, हर चीज़ में जाना है, कहता है ब टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा एक तरफ टाइम नहीं है, एक तरफ हर चीज़ के अंदर जाना है। ये एक ऐसे विशियस ट्रैप के अंदर फँस गए हैं, तो आप बोलोगे इसका कैश फ्लो से क्या लेना-देना? इसका कैश फ्लो से पूरा का पूरा लेना-देना ही है। पूरा का पूरा इसका कैश फ्लो से इसलिए लेना-देना है, अब बिज़नेस ओनर के पास इतना भी समय नहीं बचा कि ज़रा फाइनेंस को प्लान ही कर लिया जाए। बजटरी कंट्रोल तो है ही नहीं ना, नहीं है बजटरी कंट्रोल। अच्छा फाइनेंस है ही नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में सबकॉन्शियसली इस तरह से हो गए हैं कि ध्यान जाता ही नहीं है। ध्यान जाता ही नहीं है। सुबह उठ के बिज़नेस के अंदर जाना है, 7 डेज़ की वर्किंग करनी है और हर चीज़ में अपनी इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी ने ज़रा-सा भी 19-21 कर दिया, तो बस उसकी ऐसी-तैसी हो जानी है और जो माइंडसेट है कि एम्प्लॉयी हमेशा गलत ही होते हैं और काम ठीक नहीं करेंगे, ये माइंडसेट इन्वॉल्व करता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। मैं ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, वो भी देख लूँ और जो मैं जिस समय बताऊँ वो तो बिल्कुल सही है, वही तरीका हो सकता है और मुझी से ही कंपनी की सारी प्रॉब्लम के बारे में पूछा जाए और अगर मुझसे पूछे बगैर कोई गलती हो जाती है, तो उसके ऊपर सारा का सारा एस्पेक्ट निकल जाता है उस बिज़नेस ओनर का। तो एट द सेम टाइम टाइम नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, बिज़नेस के अंदर जो नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, उसको डेवलप करने का भी टाइम नहीं है। क्रिएटिविटी लगाने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है और किस चीज का टाइम नहीं है इस बात का टाइम नहीं है कि मेरे कस्टमर जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं क्या वो सेटिस्फाइड हैं उनका फीडबैक लेने का टाइम नहीं है वेंडर के साथ बैठ के नेगोशिएट करके अपनी पेमेंट टर्म्स बढ़ाने का टाइम नहीं है वेंडर के साथ बैठ के पेमेंट टर्म्स के बारे में बात करने का टाइम नहीं है अपने प्रोडक्ट की यूएसपी क्रिएट करने के लिए भी टाइम नहीं है क्योंकि टाइम कहाँ पर है एसएमई सेगमेंट के अंदर सारा का सारा टाइम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है बहुत बड़ी बात बोल दी है इनलाइटेंड 5 एएम वाले बिजनेस ओनर एक बार जरा देखो जो ग्रो कर गया है वो क्यों ग्रो कर दिया है जिसके पास टाइम ही टाइम है ना उसने अपनी ईगो ड्रॉप की हुई है उसके पास एक बहुत बड़ी चीज है क्या है लिसनिंग listen listen he listened to the vendor he listened to the customer he is listening to the industry he is listening to the consultant he is listening to the signals जो यूनिवर्स दे रही हैं और उन लिसनिंग को सुनने का टाइम है उन फीडबैक पे काम करने का टाइम है तो जब टाइम है तो फंड को प्लान करने का भी टाइम है बजटरी कंट्रोल करने का भी टाइम है तो जब आप टाइम इस तरीके से निकालेंगे तो एसएमई जो बहुत बड़ी समस्या के साथ में डील कर रहा है वो ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि मिसबिलीव हो गई है हम बिजनेस ओनर को कि आई एम ऑलवेज राइट एंड आस्क मी एवरीथिंग हर किसी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम हैं अपने बिजनेस के अंदर कहाँ है डेलीगेशन कहाँ है डेलीगेशन कि जो मेरे वाले काम है मैं वो कर लेता हूँ ना बिजनेस ओनर का तो एक ही काम है ना जैसे हमारी बॉडी के अंदर हाथ है ये आपके एम्प्लॉय हो गए आपका पेट है टांगे हैं आंखें हैं ये आपके एम्प्लॉय हो गए तो ये अपना अपना काम करेंगे और बिजनेस ओनर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एसएमई आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो आप देखना चाहते हो इस बॉडी में आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ पर है यहाँ पे दिस इज यू ये इतना एरिया ये इतना एरिया बिजनेस ओनर का है और बाकी सारा का सारा उसके टीम है उसकी स्ट्रेंथ है उसके हाथ पैर सब सब उसकी टीम है तो क्या किया प्लान करके दिया
प्लान करके दिया, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, सिंपल बात बोलता हूँ, कैश फ्लो मास्टरी के लिए आप मुझे समय दे दो, आप अपने आप को समय दे दो, समय देके जो भी बिज़नेस कर रहे हो ना, जो भी बिज़नेस कर रहे हो, उसको एक बार बैठ के प्लान कर दो। ये मेरा बिज़नेस मॉडल है, इन टर्म्स पे खरीदूँगा, इन टर्म्स पे बेचूँगा, ये मेरी मिनिमम कॉस्टिंग होगी और इस तरीके से बिज़नेस रन करेगा। उसके ऊपर टाइम निकाल के अब उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर करना है। जब आपने उसको मॉनिटर करना है, तो बाकी काम जहाँ पर ये आपकी ईगो है ना उसको ड्रॉप कर दो। ज़रूरी नहीं है कि यू आर ऑलवेज़ राइट, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हर कोई भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग सब क्रिएशन है। तो ह्यूमन बीइंग भगवान की बनाई हुई क्रिएशन है, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि यो आई एम ऑलवेज़ राइट वाली कन्वर्सेशन को ड्रॉप कर दिया। सारी चीज़ें मेरे से ही पूछी जाएँ, चाहे दिवाली पे फूलों का हार खरीदना है, वो भी मुझसे पूछा जाए, इस बात को भी ड्रॉप कर दो। लेट द राइट पर्सन डू द राइट थिंग और अपने टाइम को सही जगह पर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये समस्या ना परमानेंटली हल होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। तो अबंडेंस ऑफ मनी एंड कैश फ्लो आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है जस्ट बाय बीइंग प्रेजेंट टू द प्रेजेंट सिचुएशन यू आर इनटू। दैट इज समथिंग, दैट इज समथिंग व्हिच रियली 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 वी आर लुकिंग एट। ओके, अब बोलोगे फिर थर्ड समस्या एसएमई जिसके साथ में डील कर रहा है वो है टैक्स अपीयर एज ए डेविल। जैसे ही इनकम टैक्स देने की बारी आती है ना, और लगता है तो पाप कर रहे हैं, किसी राक्षस को खाना खिला रहे हैं। हाँ हाँ, टैक्स तो ऐसे लगता है कि यार टैक्स तो देना ही नहीं चाहिए, टैक्स की तो चोरी कर लेनी चाहिए। अब टैक्स इसलिए नहीं देना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट खराब है, हमारी सड़कें खराब है, हमारे सीवर खराब है, गवर्नमेंट करती क्या है, हमें फैसिलिटी क्या दी हुई है, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर तो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, तो मैं टैक्स दूं तो किस बात का दूं? फॉरेन कंट्री में तो इतनी सुविधाएं मिलती हैं, तो वहां पर टैक्स देने का फायदा भी है। इंडिया में टैक्स देने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, कोई टैक्स देना भी नहीं चाहिए और देने का दिल भी नहीं करता और हम करते भी नहीं है, और टैक्स हमें एक राक्षस की तरह अपीयर करता है। मेरे दोस्तों, ये माइंडसेट ड्रॉप कर दो। ये पुराने जमाने की बातें हो गई। टैक्स नहीं देना। पहले आपको पता है टैक्स कितना हुआ करता था? टैक्स हुआ करता था 90%। 90% टैक्स हुआ करता था हैं? पूछो पुराने पुराने बंदों से, दादाजी से पूछो। आपने इनकम अर्न की, उसका 90% तो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ही ले लेना है, 10% बचा। फिर वो 90% टैक्स कम होते होते इनकम टैक्स 40% पे तो घर पे ही बैठ गया था। 40% से कम नहीं हुआ। 100 रुपए कमाओगे, 40 रुपए आप टैक्स दोगे। फिर चलो थोड़ा सा कम हुआ, 35% पे आया, और कम हुआ। आजकल लेटेस्ट इनकम टैक्स 30% है इन केस ऑफ इंडिविजुअल इनकम मोर देन 10 लाख, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ एलएलपी 30% है, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस रेट 22% का है। सर्च वगैरह में ला लो। इन केस ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, उसके लिए 15% टैक्स का, इनकम टैक्स का रेट है। तो ऐसे करते 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 टैक्स के रेट के अंदर बड़े तरह के बदलाव हुए हैं। इंडिविजुअल के अंदर 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% का है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% का है, 10 लाख से ऊपर 30% का है। एक न्यू रिजीम आ गई है। न्यू रिजीम के अंदर इंडिविजुअल के अंदर 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आपको एटीसी वगैरह की डिडक्शन नहीं मिलेगी। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके अंदर भी एज ए सेपरेट पैन होता है, तो उसमें भी टैक्स का एडवांटेज मिल जाता है। 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है और 10 लाख तक मैक्सिमम 20% टैक्स अवेलेबल था। अब कहोगे क्या बोल रहे हो जगमोहन यार? मुझे कुछ समझ नहीं आया। 10%, 20%, 30%, 90%, 40%, यहाँ परसेंट वहां परसेंट, टैक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं यार। वो टैक्स गलत है, जो भी कह रहे हो सब गलत है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, पहले तो ये आप बात मान के चलो कि जो आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हो ना,
वो एक खेल का स्ट्रक्चर है, एक खेल का स्ट्रक्चर है। खेल क्या कहता है? खेल ये कहता है कि आप जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज या प्रोजेक्ट के अंदर हो, तो वो आप दुनिया को प्रोवाइड करोगे। दुनिया उसके बदले में वैल्यू देगी। जो आपके पास वैल्यू आएगी, उसमें से आपके कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि सैलरी का खर्चा है, जैसे कि टेलीफ़ोन का खर्चा है, तो वो आपने माइनस कर दिए। आपने जगह किराए पर ली हुई है, उसका रेंट का खर्चा है, वो माइनस कर दिया। आपके पास कुछ कुछ बचा, उसको प्रॉफ़िट कहते हैं। प्रॉफ़िट के अंदर जो टैक्स होता है ना, उसका जो भी रेट चल रहा है, 30% है, 25% है, व्हाटएवर द रेट इज़, अरे वो भी तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिज़नेस ही है। वो भी तो खेल का हिस्सा ही है, वो भी गेम का पार्ट है, वो भी लाइफ का हिस्सा है, तो वो भी देना ही है। जैसे आपने सैलरी देनी है, रेंट आपने देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो वो देना ही देना है, वो कॉस्ट का पार्ट है, वो नहीं छूटता, वो देना ही है। उसी तरीके से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें जितना प्रॉफिट आएगा, उसमें से जो टैक्स होना है, जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो माइनस होएगा। बाकी जो बचेगा ना, उसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। तो वही है हमारा हिस्सा, जिसको हमें यूटिलाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें खेल बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप 1 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करते हो, तो आपको 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ा, तो 70 लाख रुपए आपके हैं। आप ऐसे देखो ना, 70 लाख रुपए आपके हैं। 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 7 करोड़ आपके हैं। 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो 70 करोड़ आपके हैं। आप सिर्फ अपने वाले हिस्से पे फोकस करो ना, एसएमई वालों। आप उस कंपोनेंट को ऐसा मान के चलते हो, ऐसा मान के चलते हो कि भाई ये मेरा है। एक बार हमारा हो गया, ये तो मेरा ही है। अब मुझे इसको देना नहीं है, चोरी कर लेना है। देना नहीं है, प्लान नहीं करना, चोरी कर लेना है। चोरी कर लेना मतलब कि अब इंडिया में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो आजकल देखा जाए हम गवर्नमेंट से इतनी कंप्लेंटें कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, तो कहीं न कहीं इस वजह से भी तो नहीं है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 7 करोड़ लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ 7 करोड़। बाकी को कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? सारे 10-10 रुपए ही दे दें तो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो कोई ना कोई माइंडसेट ऐसा दिमाग में हमारे घर कर गया है, चाहते ना चाहते, कि हमें लगता है कि प्रॉफिट के बाद जो टैक्स का हिस्सा आता है, प्रॉफिट के बाद जो टैक्स का हिस्सा आता है, उसको चोरी किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, उसको देना नहीं होता। देंगे तो किस काम का, वो किसी काम का नहीं। इस सोच को एलिमिनेट कर दो। अब इस सोच को एलिमिनेट करने के लिए आपको मैं 2 इंसेंटिव देता हूँ। पहला इंसेंटिव पहला इंसेंटिव ऐसा है कि जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर परचेज की एंट्री डाल के, नकली खर्चों की एंट्री डाल के, चेक दे के कैश ले लेते हैं, तो उसकी वजह से लगता है हमें कि मैंने टैक्स बचा लिया, लेकिन उससे कोई टैक्स वैक्स बचता नहीं है, पैसे नहीं बचते उसकी वजह से। अभी आपने टैक्स नहीं दिया, वो पैसा आपके पास कैश की फॉर्म के अंदर आ गया। अब कैश टिकता तो है नहीं। एक लेवल तक कैश बढ़ता है, उसके बाद बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। तो आप जल्दी से जल्दी कैश को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो। तो जो मैन्युफैक्चरर है, वो तो अपनी लेबर को सैलरी दे देते हैं। चलो अभी लेबर को सैलरी कैश में दे दी, ईएसआई, पीएफ और बचा लिया। तो माइंडसेट ही ऐसा है। तो बेसिकली मनी ने अपना रूप परिवर्तन किया, वो आपके घर पर आई और उठा के आपने कैश को कहीं ना कहीं बाहर फेंक दिया। तो उस वाली मनी के अंदर बरकत नहीं थी, क्योंकि अलमारी में पैसा पड़ा हुआ पैसा, पेटियों में पड़ा हुआ पैसा, इधर उधर पड़ा हुआ पैसा, वो सर्कुलेशन में ना होने की वजह से दो तरह का नुकसान दे रहा है। पहला, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता। एफडी होती तो इंटरेस्ट मिल जाता। कुछ लोगों तो आज एफडी कराते हैं, 5 सालों में पैसा डबल हो जाता है। अभी उनकी अलमारी में पैसा पड़ा हुआ है, डबल ही नहीं हुआ। डबल तो क्या, दिमाग खा गया उसको। तो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि जब आपके पास व्हाइट मनी आई, सर्कुलेशन की मनी आई, आपने अपने बिजनेस की क्रिएटिविटी और आइडिया को इस्तेमाल करते हुए उसको फिर दोबारा से डिप्लॉय किया। वो 2-3 बार चक्कर मार के, यानी कि स्टॉक टर्नओवर के द्वारा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा है आपकी, व्यापार में पैसा डालते और रोटेट करता है, फिर वो मल्टीप्लाई होके आ जाता है। इसका मतलब है कि जो ये व्हाइट पैसा होता है, ये जो टैक्स पेड पैसा होता है, ये बरकत वाला पैसा होता है। ये शूरवीर योद्धा होता है। जब इसको मार्केट में उतारते हो, 2-3 रोटेशन मार के फिर आपके पास आ जाता है। तो 1 करोड़ में 70 लाख आपके पास हुए, 70 लाख री इन्वेस्ट किया, 70 लाख कब 1 करोड़ 40 लाख हो गए, कब 2 करोड़ 10 लाख हो गए, पता ही नहीं लगता।
पता ही नहीं लगता। लेकिन हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। हम शॉर्ट साइटेड सोच के अंदर रहते हैं, जिसके अंदर ये कहते हैं कि जो हमने प्रॉफिट कमा लिया, उसका जितना टैक्स बचा सकते हो बचा लो। कुछ लोग तो क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए कार खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कार खरीद लो, उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन कार एक एसेट थोड़ी है, कार तो एक लायबिलिटी है। आपने कार खरीदी, उसकी इंश्योरेंस कराओगे, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे, कार शोरूम से बाहर निकलते सारी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। मनोरंजन के तौर के ऊपर तो हमने कार खरीद ली टैक्स बचाने के लिए, लेकिन वो बेड़ा ही गर्क हो गया। जरूरत ही नहीं थी कार की। आपको जो जो कार चाहिए थी वो है ना, ये खामखा से दूसरी ले ली आपने। ओके चलो, टैक्स बचाने के नाम पर टैक्स कितना बचा, नन्नू मुन्नू टैक्स बचा आपका। 15% डेप्रिशन मिलता है, हाफ ईयर का वो भी 7.5% मिला, लेकिन किसी ने कह दिया तो हमने निकाल दी गाड़ी। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे। दूसरा बड़ा नुकसान, भयंकर नुकसान, आप मेरे पास आते हो, मेरे पास आते हो कि जगमोहन मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन निकालो। मैं वैल्यूएशन निकालता हूँ, निकलती नहीं है। इतने साल हो गए बिजनेस करते करते, लेकिन पहली बात तो किताबों में प्रॉफिट ही नहीं है। किताबों में प्रॉफिट ना होने की वजह से कैपिटल नहीं बनी। कैपिटल ना बनने की वजह से आपकी वैल्यूएशन का तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, बेड़ा ही गर्क। बैंकों के पास जाते हैं, बैंक लोन नहीं देते। बैंक नहीं चाहिए लोन हमें बैंकों से, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंस चाहिए होता है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस चाहिए होता है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंस चाहिए। हमें एलसी, बैंक गारंटी सब चाहिए। जब हम अपने फाइनेंशियल प्रेजेंट करते हैं तो कोई रेशो ही नहीं बनती। ना तो कोई एनपी रेशो बनी, तो ना कोई जीपी रेशो बनी, तो ना तो कोई आरओआई बनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बनता, कोई रेशो नहीं बनती। क्योंकि किताबों ऐसी मरी हालत कर रखी है हमने, मतलब कुछ नहीं कर रखा किताबों के अंदर एकदम। कोई कोई रिजर्व सरप्लस नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड कैपिटल नहीं है। तो मैथमेटिकली जब मैं आपकी वैल्यूएशन बनाने के लिए बैठता हूं तो वैल्यूएशन बनती कोई नहीं। देखो आपका बिजनेस जो बिकेगा ना, वो स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन की वजह से बिकेगा। जैसे कि बायजूस ने आकाश को परचेज किया तो स्ट्रेटेजिक वैल्यूएशन निकाली ना, लेकिन किताबों की भी तो कुछ वैल्यूएशन होनी चाहिए थी दिखाने के लिए। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, लास्ट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, 5 सालों की प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब वैल्यूएशन के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए, फॉरेन कोलैबोरेशन के लिए, बाहर की पार्टी के लिए, आपको बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिलवाने के लिए, ग्रोइंग कंपनी करने के लिए, जो कुछ भी करने के लिए हम आपके फाइनेंशियल देखते हैं, तो फाइनेंशियल का तो हो जाता है हैप्पी बर्थडे, कुछ नहीं है उसके अंदर। इसका मतलब है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए की अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ इस माइंडसेट के साथ में दी जा सकती थी, इस माइंड सेट के साथ में दी जा सकती थी कि ठीक है यार, जो टैक्स है वो डेविल नहीं है, वो भी भगवान है। वो जितना मैं कमाऊंगा उसका 30% टैक्स जाना ही है यार। इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। ये फार्मूला है भाई, ये फार्मूला है, दिस इज अ फार्मूला। बिजनेस का फार्मूला है, काम कर रहे हैं, काम आएगा तो टैक्स आएगा भी। टैक्स कभी तंग नहीं करता, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट तंग करती है। टैक्स तंग नहीं करता, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट तंग करती है। वो कैसे, 2 करोड़ रुपए के मोबाइल खरीदे, 2.5 करोड़ रुपए के मोबाइल बेच दिए, 50 लाख रुपए मेरे पास प्रॉफिट हो गया। जो 2.5 करोड़ के बेच दिए, पैसा ही कोई नहीं आया उसका, उधारी बेच दी हमने 3 महीने 6 महीने के ऊपर, पैसा ही कोई नहीं आया। और जो खरीदे थे वो चाइना से इंपोर्ट करके खरीदे थे। प्रॉफिट किताबों में 50 लाख रुपए का है। दर्द पता क्या होता है हमें, हमें एसएमई को दर्द पता क्या होता है। बुक्स में प्रॉफिट आ गया 50 लाख रुपए का, 50 लाख का 30% हो गया 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए का हमने क्या जमा कराना है, टैक्स। 15 लाख का टैक्स जमा कराना है, पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है 15 लाख का टैक्स जमा कराने के लिए। हम कहते हैं सरकार नहीं काम करती। क्या फायदा सरकार को पैसे देने का, रोड टूटे पड़े हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट फैसिलिटी कोई है नहीं। विदेशों में जाकर देखो, सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटी है। 15 लाख रुपए आपके पास थे ही नहीं, क्योंकि वो 2.5 करोड़ के मोबाइल आपने उधारी बेचे हुए हैं। ये तो नोशनल प्रॉफिट है किताबों के अंदर, ये नोशनल प्रॉफिट है किताबों के अंदर। अब क्योंकि नोशनल प्रॉफिट है, पैसे वैसे ही नहीं है, ऊपर से आपको 15 लाख रुपए कोई और टैक्स जमा कराने के लिए बोल दे, तो ये जले पे नमक छिड़कने की बड़ा हो गई ना, जले पे नमक छिड़कने की। अब अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, सरकार को निकाल दी 4 गालियां और सड़कें तोड़ दी हर बार। क्या फायदा टैक्स देने का।
कोई फायदा नहीं टैक्स देने का। बात ये नहीं थी कि टैक्स देने का फायदा है कि नहीं है, बात ये थी कि बिज़नेस का मॉडल ही ऐसा था कि हमारे पास टैक्स देने के पैसे ही नहीं थे। हमने कहा छड्डो भरा, इसको अवॉइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, डाल परचेज़ के बिल। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अरे भैया अगर हमने ज़्यादा प्रॉफिट इस साल दिखा दिया, तो इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी। इतने सालों में दिखाया नहीं, अकाउंटेंट भी डरा रहे हैं, सीए भी डरा रहे हैं, हम भी डरे हुए हैं। कहीं न कहीं मन में चोर है ना, चोर नहीं मतलब मन में मन में मिसकंसेप्शन है। चोर तो हमारे है ही नहीं, हम तो बिज़नेस ओनर हैं, हम तो एनलाइटेंड हैं, वी आर ऑलवेज़ राइट। एक तरफ भगवान और हम भगवान का रूप, ऐसा ही लगता है हमें, वी आर ऑलवेज़ राइट। बट द पॉइंट हियर इज़ कि वो लर्निंग डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया कि टैक्स तो इंटीग्रल पार्ट है बिज़नेस का, वो तो पे करना ही है। वैल्यूएशन के लिए, ग्रोथ के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, पीस ऑफ माइंड के हिसाब से काम करने के लिए, तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो क्योंकि प्रॉब्लम टैक्स की नहीं है, प्रॉब्लम कैश फ्लो मैनेजमेंट की है। तो मैं क्या बोलता हूं, सेक्शन 234A, 234B, 234C, हाँ जी, इंटरेस्ट लगता है हमें किस चीज का, डिले जब हम एडवांस टैक्स जमा कराते हैं, डिले एडवांस टैक्स जमा कराते हैं। भाई पूरे साल का जो इनकम टैक्स बनता है वो इकट्ठा थोड़ी देना होता है, वो तो सेक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है ना, 4 बार में देना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, 4 बार देना है। तो हम पहली बार नहीं देते, दूसरी बार नहीं देते, तीसरी बार थोड़ा सा देते हैं, चौथी बार हल्कू सा दे देते हैं। और जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की बारी आती है, महीना आता है सितंबर का, तो हमें चारों क्वार्टर का इकट्ठा टैक्स जमा कराना पड़ रहा है। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लग रहा है। हमारा अकाउंटेंट भी चिंतित, हमारा सीए भी चिंतित, हम भी चिंतित। अगर सर को दिखाएंगे कि इतना टैक्स जमा कराना है, इस टैक्स में से इतना तो इंटरेस्ट ही पड़ रहा है क्योंकि हमने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया, तो सर नाराज होंगे। तो इंटरेस्ट के कंपोनेंट को कम करना है तो टैक्स के कंपोनेंट को ही कम कर दो, प्रॉफिट के अंदर अनाप शनाप जो भी डाल के उसको खत्म ही कर दो, चुन्नू मुन्नू सा बना दो। चुन्नू मुन्नू सा टैक्स रहेगा, लिल्लू उल्लू सा वो बन जाएगा। मिनिमम पंजाबी मेरी बर्दाश्त कर लेना आप। तो चिन्नू मुन्नू, ओके, छोटा सा अमाउंट ऑफ टैक्स बना दिया और इंटरेस्ट कम कर दिया, तो हमने क्या किया, टैक्स प्लानिंग कर दी कि हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट कर दिया। हमने इंटरेस्ट ये हमने टैक्स प्लानिंग कर दी। 15 जून को टैक्स नहीं जमा कराया, 15 सितंबर को टैक्स नहीं जमा कराया, 15 दिसंबर को टैक्स नहीं जमा कराया, 15 मार्च को टैक्स नहीं जमा कराया। जब सितंबर के महीने की लास्ट डेट आ गई, रात को पैसे थे ही नहीं हमारे पास, तो हमने टैक्स को प्लान कर दिया, चलो इस बार तो करो, अगली बार देखेंगे, अगली बार प्लान तरीके से करेंगे। अगली बार आ ही नहीं रही है वो। आप बोलो कि जगमोहन तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम, कैसे मालूम? सर 20 साल हो गए सीए प्रैक्टिस करते हुए, 20 साल हो गए हैं सीए की प्रैक्टिस करते हुए। और मेला लगता है, मेला मेला सितंबर के महीने में, जैसे ना दिवाली का मेला नहीं होता, कुंभ का मेला लगता है सितंबर के महीने में टैक्स ओरिड वालों का। वो इसकी 3 सीडी बना, वो इसकी इसकी इसका ये बना, उसका वो बना। जब कुंभ का मेला लगता है लास्ट में सभी जाग लेते हैं और फिर फोन आते हैं, ओ जगमोहन ओ कुछ कर यार, वो तेरे बंदिया ने टैक्स ही बहुत बनाता है। मतलब सारा साल हमने ऑडिट किया, टैक्स प्लानिंग की, सब कुछ किया, और 29 सितंबर को राती फोन आ गया, ओ कुछ कर यार। तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल सही है। और नहीं यार, वो मेरे जीजा जी के चाचे के फुफड़ के मुंडे का लड़का ये कह रहा था कि अगर हम उसके अंदर ग्रेचुटी का प्रोविजन डाल के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कम कर दे, डेप्रिसिएशन को थोड़ा सा हम एसेट को ट्रांसफर कर दे, पर्सनल कार को कंपनी की कार में ट्रांसफर करके डालेंगे तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो क्या वो मेरे चाचे के फुफड़ के मुंडे का लड़का ठीक नहीं कह रहा? बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा इंटेलिजेंट। देखो क्या उसने टैक्स प्लानिंग का तरीका ढूंढ के बताया है। जिगोन आप बताते नहीं हो टैक्स प्लानिंग, देखो लोगों से पूछना पड़ता है, आप टैक्स प्लानिंग बताते नहीं हो। अरे ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, वो ये टैक्स की चोरी है, चोरी। डाका है, डाका। ये प्लानिंग नहीं है, ये डाका है, ये डाका। तो आपको देखो, आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आप 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर हो, इनलाइटेड बीइंग हो, तो एसएमई सेगमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोर्स आपको पता लग गया। टैक्स वाज नॉट ए प्रॉब्लम, बट कैश फ्लो वाज ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कंप्लायंसेस की। हम एसएमई के अंदर हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है, हम ना अल्टीमेट वॉरियर है, अल्टीमेट वॉरियर है, लेकिन हम कंप्लायंसेस कहां से करते हैं? फियर से करते हैं, फियर से, डर से।
डर से करते हैं कंप्लायंसेस। हम कंप्लायंस क्यों करते हैं? वो जीएसटी जमा करा दे, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा। ओहो हो, नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, अब कुछ करो। हम कहाँ बजाते हैं नोटिस का नाम सुनते सार ही। और टीडीएस टाइम पर जमा करा दे, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। करा दो, करा दो, करा दो, नहीं तो ये हो जाएगा। अरे ठीक 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 कंप्लायंसेस करा दो, नहीं तो इनकम टैक्स वाले सर्वे करने के लिए आ जाएंगे, सर्च करने के लिए आ जाएंगे। और कंप्लायंसेस को ऐसे हवा और भय का माहौल बना के रखा हुआ है, और डर की वजह से कर रहे हैं। ईएसआई पीएफ करवा लो, 20 बंदे हो गए हैं, चलो अभी रहने दो। 25 बंदे हो गए हैं, 25 बंदे हो गए हैं, ईएसआई कंपलसरी होगा, चलो रहने दो। 50 एम्प्लॉई हो गए हैं, 100 एम्प्लॉई हो गए हैं, अब तो ईएसआई का नंबर ले ही लो। थोड़ा थोड़ा दिखा दो, थोड़ा थोड़ा, उनकी सैलरी थोड़ी थोड़ी दिखा दो। उनको ना आप एक काम करो, वो छुट्टियां दिखा दो। अच्छा, इनकी सैलरी 21,000 से ऊपर दिखा दो। अच्छा, इनका तो आप एक काम करो यार, अगर वो आ गए इंस्पेक्टर तो क्या करेंगे? अगर इंस्पेक्टर आ गया, सर थोड़ा तो जमा करा दो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सर ये कर दो, सर वो कर दो। यानी कि सारी की सारी कंप्लायंसेस, चाहे वो ईएसआई की है, चाहे वो पीएफ की है, चाहे वो जीएसटी की है, चाहे वो टीडीएस की है, कोई भी कंप्लायंसेस है, हम एसएमई के अंदर एक डर, हवा और भय डाल दिया गया है। सर देख लो, सर अगर किताबें चेक होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो क्यों? वाई? कंप्लायंसेस को हम डर से क्यों ऑपरेट करते हैं? डर से क्यों? चोरी की हमने? हमारा देश है, इंडिया है हमारा, हमारा इंडिया है। हमारे इंडिया में हमारी सरकार है, किसी की भी हो, पॉलिटिकल नहीं जाते। हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है। आई लव माई इंडिया। अब मेरे इंडिया में रहना है, तो इंडिया को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से कुछ लॉ बने हुए हैं। अब लॉ तो बने हुए हैं, वो सही है, सच है। चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, चाहे वो कंपनीज एक्ट 2013 है, चाहे वो ईएसआई है, चाहे वो पीएफ है, चाहे वो ग्रेचुटी है, चाहे वो लीव इनकैशमेंट है, चाहे वो फैक्ट्रीज एक्ट है। अभी जितने भी हैं एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस क्रिएट डिसअपियरेंस। एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जैसे राजेंद्र जी ने बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट डाला है चैट बॉक्स के अंदर। उन्होंने कहा मैक्सिमम स्मॉल इंडस्ट्री इस तरह से करती है, और करप्शन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। करप्शन, अब करप्शन आई के करप्शन हमने क्रिएट कराई, ये बड़ा ही अमेजिंग है। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्रिएट डिसअपियरेंस। एक्सेप्ट कर लो भाई, जितने लॉ है ना वो लॉ है, और मैंने ये वाली खेल खेलना है ना, बिजनेस का खेल खेलना है, तो बिजनेस के खेल के अंदर ये चीजें हैं ही हैं। ईएसआई है, पीएफ है, तो किस तरह से मैं सभी को उसका पार्ट मानूं, पार्ट मानते हुए फिर खेल खेलूं। मेरा बेटा है, वो गेम खेलता है, बड़ी सारी, मतलब आजकल तो लॉकडाउन की वजह से हमने उसको 2 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि आप एवरी इवनिंग, एवरी इवनिंग आप 7 to 9 खेल सकते हो, क्योंकि वो शाम वाला काम हो गया है। 7 बजे का टाइम है, 9 बजे तक वो खेल कूद लेता है, फिर खाना वाना भी चलो हम मैनेज करते हैं। तो लेकिन उसके पास ओवरऑल मोटा मोटी 2 घंटे का टाइम है, वो चूज कर सकता है 7 to 9, 6 to 8, वट एवर द टाइम इज देयर। कई बार दिन में करता है, 2 घंटे से ऊपर नहीं है उसका टाइम वीडियो गेम खेलने का। लेकिन जब वीडियो गेम खेलता है तो मैं भी खेलता हूँ साथ में, मैं देखता हूँ, खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लाइफ इज टू एंजॉय। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है कि इतनी अमेजिंग अमेजिंग गेम आती है ना, आप देखेंगे उसमें कंडीशंस होती है। कभी यहाँ से पावर आ रही है, कभी वहां पे खड्डा होगा, कभी वहां से जंप करना होगा। तो अगर उसके पास अगर साइज बड़ा हो गया है तो ये कर सकता है, साइज छोटा है तो ये कर सकता है। गेम्स के अंदर हर तरह की कंडीशंस दी होती है, और वो बड़ा खुश होकर ना उसको एक्सेप्ट करके खेलता है। लेकिन हम बिजनेस ओनर ऐसे हो गए हैं, हम बिजनेस ओनर ऐसे हो गए हैं कि हम ना उन कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उनको, और कंप्लायंसेस को फियर की वजह से कर रहे हैं। अगर हम उन सभी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस मॉडल बनाएं कि ईएसआई देना है, पीएफ देना है, उसके अलावा जीएसटी को टाइम पर देना है, डिले करके इंटरेस्ट के साथ में नहीं देना है, रेगुलर कंप्लायंसेस करनी है। हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेशन के द्वारा R1 निकलती है, ऑटोमेशन के द्वारा 3B निकलता है, ऑटोमेशन के द्वारा ही हम उसके अंदर से टीडीएस के लिए जो एक्सएमएल फाइल बनती है, चाहे उसको वेबटेल या किसी भी सॉफ्टवेयर से आप इंस्टॉल करके अपलोड करो, तो वो हमने ऑटोमेशन में कर दी।
टाइमली उसको कैश फ्लो के अंदर हमने प्लान कर दिया। तो कंप्लायंसेस को फियर से ऑपरेट करने की जगह अगर हम वैल्यूएशन से देखना शुरू कर देना, तो एसएमई की बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। एसएमई की बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप ये देखो कि अगर हम टोटली कंप्लायंट कंपनी है ना, तो आपके बिजनेस की वैल्यूएशन कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। जितनी भी कंप्लायंट कंपनी है उसके बिजनेस की वैल्यूएशन बहुत अच्छी निकल के आती है, क्योंकि उसकी रिस्क असेसमेंट मैट्रिक्स के अंदर रिस्क कम हो जाता है और वैल्यू और उसकी वैल्यू बहुत बड़ी लगाता है। अब देखो कितना रिलेवेंट पॉइंट आया है। दीपक अरोड़ा जी का कहते हैं मिनिमम वेजेस आर हाई, व्हाट टू डू अबाउट फ्रेशर और हेल्पर हु डोंट डिजर्व सैलरी अबव 15,000 रुपए। दीपक अरोड़ा जी, बिजनेस मॉडल पे काम करना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल पे काम करना पड़ेगा। हम ये बिजनेस मॉडल पे बड़ी गहराई से काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आप सारे के सारे एम्प्लॉय जो है अपनी पेरोल के ऊपर हायर करते हो। अभी आपने आउटसोर्सिंग वाला कंसेप्ट यूज करना नहीं शुरू किया। इसका मतलब है कि जो भी आपके एम्प्लॉय हायर होंगे वो आपके पेरोल पर नहीं होंगे, वो किसी और के पेरोल के ऊपर हायर होंगे। जो स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, उनके पेरोल के ऊपर हायर होंगे। और वो जिस तरीके से मैनेज करके आपके पास भेजती हैं, तो आपकी बड़ी सारी पेरोल की समस्या, मिनिमम वेज की समस्या हल हो जाएगी। तरीके हैं, जरा गहराई में जाके देखो। वन टू वन में बात करना, दीपक जी वन टू वन में बात करना, इसको जड़ से खत्म कर दूंगा, पूरी तरीके से जड़ से एलिमिनेट कर देंगे, खत्म। तो आपने कहा, इसका मतलब आपने इस मॉडल के ऊपर भी काम नहीं किया कि जो आप ट्रेनी या फ्रेशर को हायर कर रहे हैं, उसके लिए मेरे क्लाइंट हैं, द्वारका में है, उन्होंने क्या कर रखा है, उनकी मेन कंपनी है, मेन कंपनी के साथ में उन्होंने एक ट्रेनिंग कंपनी भी बनाई हुई है, ट्रेनिंग कंपनी। तो उसके अंदर वो कोर्सेस लॉन्च करते हैं, हालांकि हेल्पर वर्कर भी लगाते हैं, कोर्सेस लॉन्च करते हैं। उन कोर्सेस के अंदर क्या कहते हैं कि हम आपको 1 साल तक सिखाएंगे, ये कोर्स की फीस है। और पहले आपको कोर्स की फीस के लिए एक बॉन्ड भरना है, कितनी फीस देंगे आप, किस में से देंगे, जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और पहले 3 महीने में वो सीखते हैं, अगले 3 महीने के अंदर सीखते हैं, मतलब उनको हल्का सा स्टाइपेंड मिलता है, ट्रेनिंग फीस मिलती है, फिर ट्रेनिंग फीस मिलती है। ये ट्रेनिंग कंपनी दे रही है, ट्रेनिंग कंपनी जो उनको कंफर्म एम्प्लॉयमेंट दे रही है वो आपकी कंपनी के अंदर दे रही है। इसका मतलब है कि हर प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके हैं, लेकिन हमारा बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए, हमारा बिजनेस मॉडल सही होना चाहिए। हम जेन्युइनली राइट पर्सन को राइट अमाउंट दे रहे हैं, राइट पर्सन को राइट अमाउंट दे रहे हैं। मिनिमम वेज के हिसाब से जो अमाउंट बनता है उसको हम प्लान कर रहे हैं, उसको हम प्लान कर रहे हैं, एक्चुअल कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल के साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि टैक्स चोरी करके, और अगर हमें ये लगता है कि एम्प्लॉइज की सैलरियां कम करके हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा देंगे, तो ये बड़ी शॉर्ट साइटेड सोच है। कंपनी बड़ी नहीं हो सकती, कंपनी बड़ी नहीं हो सकती ना। छोटी सोच की छोटी कंपनी, बड़ी सोच की बड़ी कंपनी, छोटी सोच की छोटी कंपनी, बड़ी सोच की बड़ी कंपनी। इसका मतलब है बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, बिजनेस प्लान चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग कंपनी खोलनी पड़ेगी, आउटसोर्स के ऊपर रखने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा दीपक जी, करनी पड़ेगी। वन टू वन हमें कर लो, कर देंगे। आइडिया मैंने आपको दे दिया है, समझदार जितने भी लोग हैं सारे ही समझदार है वैसे तो। आपको इशारा मिल गया है, आपको इशारा मिल गया है, अपने कंसल्टेंट से बात करें और अपने पहले तो मन को समझाएं, भाई जिसकी जितनी सैलरी है ना उतनी देनी है, मिनिमम वेज के हिसाब से उतनी देनी है। कहीं हमने मारा मारी नहीं करनी, काटा काटी नहीं करनी। भाई वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, डिजायर करता है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, स्किल है। अगर टैलेंट स्किल नहीं है, हेल्पर है, तो आप बनाओ ना उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू, अपना वर्किंग का मॉडल बनाकर लेकर आओ, विल डू दैट। अच्छा, तो मुकुल गर्ग जी ने कहा, मुकेश जसवानी जी ने कहा कि हाउ टू डू वर्किंग ऑन बिजनेस मॉडल। सबसे पहले बिजनेस मॉडल को एक्सेल के ऊपर लिखो। भाई बिजनेस का मॉडल क्या है, मेरे से वन टू वन करो फिर बिजनेस मॉडल के ऊपर। भाई ऐसा है कि जो बिजनेस मॉडल है ना, उसका फाइनेंस पर्सपेक्टिव मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। मैंने स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन शेयर करके ये देखो। जब आप जेएसए ऑनलाइन के अंदर जाते हैं, चलो जेएसए ऑनलाइन में, जेएसए ऑनलाइन में आप चले गए। जेएसए ऑनलाइन में जाकर आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, तो जो आपकी जीमेल की आईडी रजिस्टर्ड है उसके साथ आप चले गए जेएससी ऑनलाइन के पोर्टल के ऊपर। ये तो पूरा का पूरा आपको मालूम है जीनी का चिराग है,
कुछ भी रगड़ो, फाइनेंस का उसमें से वो निकल कर आता है, फाइनेंस का सॉल्यूशन निकल कर आता है। अब देखो क्या किया हमने, इंडेक्स के अंदर गए। कहाँ जाना है हमने, इंडेक्स के अंदर। पहला पेज है होम का और दूसरा पेज है इंडेक्स का। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। बिजनेस मॉडल का 5% झलक आपको यहाँ पर दिख जाएगी। बड़ा डीप सब्जेक्ट है बिजनेस मॉडल, बड़ा ही डीप सब्जेक्ट है बिजनेस मॉडल। उसकी मैं आपको 5% की झलक दिखाता हूँ। ये देखो, टॉपिक कोड है 6A, बिजनेस मॉडल फाइनेंस पर्सपेक्टिव। बिजनेस मॉडल फाइनेंस पर्सपेक्टिव का वीडियो देख लो, फॉर्मेट देख लो, मजा आ जाएगा। फॉर्मेट देख लो, वीडियो देख लो, उससे आपको पता लगेगा कि बिजनेस मॉडल के अंदर किस तरीके से आपने डिफाइन किया, डिजाइन किया, वर्केबिलिटी की, हर एक चीज के लिए क्या परसेंटेज है, क्या कॉस्ट है, कितने की मेरी कॉस्ट है, क्या मेरा सेलिंग प्राइस है, क्या मेरा जीपी है, किस तरह के खर्चे करता हूँ। और उसके बाद जो कुछ बातें मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताई हैं उसको सुन लो। उससे आपको एक आइडिया लगेगा बिजनेस मॉडल के फाइनेंस पर्सपेक्टिव को लेके। तो यहाँ जब आप देखोगे आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद मेरे से 1 to 1 शेड्यूल कर लो। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको नेचुरली अच्छा लगने वाला है। उसके बाद आपने क्या किया, मेरे साथ एक 1 to 1 शेड्यूल कर लिया, या मेरी टीम से कोई क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, होम पेज पे जाकर आपने आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन के अंदर गए। आस्क योर क्वेश्चन के अंदर जाकर स्पेसिफिकली आप अपना क्वेश्चन लिखो। अपना क्वेश्चन लिखो कि आई वांट टू नो, टक 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 टक, जो भी आपने डालना है वो डालो। या आई वांट टू हैव 1 to 1 विद जगमोहन सिंह। हाँ जी, 1 to 1 विद जगमोहन सिंह मेरे से करना है। अब यहाँ लिखो ना, ऑन जिस डेट को भी आपने करना है लिखो। लिख के इसको सबमिट कर दो। जब आप सबमिट कर दोगे जेएससी ऑनलाइन के पास, वो क्वेरी मेरे पास आ जाएगी। अगर वो टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन आ जाओ। बाकी वीडियो फॉर्मेट वर्किंग तो मैंने सारी की सारी यहाँ पर दे रखी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जेएस से ऑनलाइन तो सोल्यूशन है ही ना आपका। तो इस तरह से बिजनेस मॉडल की वर्किंग पे हम काम कर सकते हैं, मुकेश जैसवानी जी। और आपका बिजनेस मॉडल मेरे से वेट करवा लो कि क्या वो वैल्यूएशन के हिसाब से एकदम फिट है क्या, एकदम राइट है क्या, एकदम ओके है क्या। अच्छा, मुकुल गर्ग जी क्या कह रहे हैं, 4 अकाउंट सिस्टम बैंक नॉट ओपनिंग अदर अकाउंट। मुकुल जी अभी मैंने खुलवाए हैं, 4 दिन पहले ही मैंने खुलवाए हैं बैंक अकाउंट। तो आपके चारों के चारों बैंक अकाउंट खुलवा देंगे, एचडीएफसी कंपनी में खुलवा देंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो ये वाली बात, मेरे मोबाइल पे आप व्हाट्सएप कर दो। मेरा अपना जो मोबाइल नंबर है वो है 9811269798। ठीक है जी, इस मोबाइल के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दो आपकी कंपनी का नाम और नीचे ये प्रॉब्लम कि भाई मेरे से ना 4 अकाउंट नहीं खुल रहे। तो मैं अपने ऑफिस के किसी टीम मेंबर को बोल के आपसे बात करा के, बैंक के मैनेजर से बात करा के रेजोल्यूशन दे के खुलवा देंगे। नहीं तो एचडीएफसी में तो खुल ही जाएंगे, नॉट ए प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि कंप्लायंसेस जो है कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, वैल्यूएशन से ऑपरेट करना है। एसएमई की एक बहुत बड़ी समस्या क्या है, एमआईएस नहीं है। एमआईएस नहीं है, वीकली बेसिस पे एमआईएस नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे, जीएस से ऑनलाइन में जाओ, इंडेक्स पे जाओ, इंडेक्स पे जाकर आप अपनी कंपनी की एमआईएस फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस बना दो। कहाँ पर है वो, टॉपिक कोड नंबर 11। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक बड़ा प्यारा सा एमआईएस का फॉर्मेट निकल के सामने आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी के अंदर एमआईएस नहीं है, आप वीकली बेसिस पे अपने पेबल, रिसीवेबल, स्टॉक, वर्किंग कैपिटल और कंप्लायंसेस के स्टेटस को नहीं चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब है बिना स्कोर बोर्ड देखे आप गाड़ी चला रहे हो, क्रिकेट का मैच खेल रहे हो बिना गाड़ी चलाए। तो एसएमई वालों आप अपना स्कोर बोर्ड देखना शुरू करो। अच्छा, एमआईएस होनी ही चाहिए। नेक्स्ट समस्या क्या है एसएमई की, डिलेड अकाउंटिंग है। अब डिलेड अकाउंटिंग का सोल्यूशन क्या है, आपके पास फुल टाइम अकाउंटेंट होना ही चाहिए। एक नहीं है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम रखो। फुल टाइम अकाउंटेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस की दुनिया जान के बाकी सारे काम करेगा। ये पॉइंट छोड़ दो कि मेरे पास इतना काम ही नहीं है कि मैं फुल टाइम अकाउंटेंट कैसे रखूं। बगैर फुल टाइम अकाउंटेंट रखे आपका अकाउंट एंड फाइनेंस ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसी ने बनना है बाद में आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर। अगर आपके पास वैसे ही बथेरे सारे अकाउंटेंट हैं, अगर इतने अकाउंटेंट हैं तो डिले अकाउंटिंग क्यों हो रही है। एसएमई की समस्या का मतलब क्या था, सिस्टम सेटअप इन अकाउंट एंड फाइनेंस। सोल्यूशन क्या है, अपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर सिस्टम सेटअप कर दो। सिस्टम सेटअप कर दो, पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कर दो। कैसे सिस्टम सेटअप करते हैं वो मैंने
जीएसटी ऑनलाइन में दिया हुआ है। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, पूरा नहीं करते, ये बहुत समस्या है। पूरा ना करने की वजह से रिकंसिलिएशन का मैटर आता है। अकाउंटिंग कंप्लीट करनी है, उसके लिए क्या कैसे करना है, मंथली क्लोजर नहीं होता, तो आपने मंथली क्लोजर ना होने की वजह से किताबों से रिजल्ट ही नहीं आता। तो आपने क्या करना है, मंथली क्लोजर करना है। चलो मैं दिखाई देता हूँ। आप देखो जेएससी ऑनलाइन के अंदर जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट। 21 नंबर आपका कोड है। इसके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, इसका वीडियो भी है, राइटअप भी है। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मंथली क्लोजर कैसे करना है उसकी मैंने चेक लिस्ट दी हुई है। देखो कितनी प्यारी चेक लिस्ट है, मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेक लिस्ट। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, क्या करना है, सेल क्या महीने के एंड तक बुक हो गई है। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल का महीना आ गया, तो अप्रैल खत्म हो गया, मई का महीना आ गया, हाँ जी अप्रैल की हमने सेल चढ़ा दी। परचेज ओके, स्टॉक ओके, पेमेंट ओके, प्रीपेड ओके, क्रेडिट कार्ड सारे चढ़ा दिए, बैंक सारे रिकनसाइल कर दिए, लाइक दैट। तो ये मंथली क्लोजर कर दिया करो। मंथली क्लोजर कर दोगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। एसएमई के अंदर मंथली क्लोजर नहीं हो रहा। बजटरी कंट्रोल ना होने की वजह से, मैंने बोला नो टाइम, नो टाइम इवन फॉर मेकिंग द बजटरी कंट्रोल। तो आपकी कंपनी के अंदर बजटरी कंट्रोल होना ही चाहिए। पता तो लगे, फ्यूचर मैनिफेस्ट करें कि हमारा बिजनेस जा किस तरफ रहा है। कहाँ है बजटरी कंट्रोल, सीरियल नंबर आप देखो बजटरी कंट्रोल का 6। बजटरी कंट्रोल हाउ टू प्रिपेयर बजट, उसकी वीडियो भी है, राइटअप भी है, फॉर्मेट भी है। एक एक चीज मैंने बता दी है कि भाई बजट बनेगा कैसे। एसएमई वालों, फॉर्मेट को डाउनलोड करो और बना दो बजट, बना दो बजट। ये सोल्यूशन है भाई, क्या सेल होने वाली है और क्या जीपी निकल के आने वाला है, क्या खर्चे हैं, क्या सेल है, क्या जीपी है, क्या खर्चे हैं। रेवेन्यू को प्रोजेक्ट कर लो, आपने खर्चों को प्रोजेक्ट कर लो, वेजेस कितनी होने वाली है, बिजली किस किस मीटर की आ रही है, आपके पास एम्प्लॉय कौन कौन से काम करते हैं, हाँ जी आपके पास प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंदर A4 साइज की शीटें कितनी खरीदनी है, विजिटिंग कार्ड कितने हैं, एनवेलप कितना खरीदना है। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर एक बार प्लान तो कर लेना, हम प्लान तो कर लें कि कौन कौन से टेलीफोन लगे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के खर्चे हैं, कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर के खर्चे किस किस महीने में रिन्यू होने हैं। तो बना लो। ऑफिस के अंदर आपके कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, एसी लगा, कोई नेटवर्क प्रिंटर लगा, कोई वाटर डिस्पेंसर लगा, उसके ऊपर कितना कितना कब कब खर्चा करना है। हाँ जी। तो बिजली जो लगी हुई है मीटर वाइज डिटेल बना लो उसकी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बजटरी कंट्रोल ना होने की वजह से हम एसएमई वाले कैश फ्लो को मैनेज नहीं कर रहे। कैश फ्लो मैनेज करने का प्री रिक्विजिट है, क्या है, प्री रिक्विजिट है कि बजटरी कंट्रोल तो हमारे बिजनेस के अंदर होना ही है, होना ही है। फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं है हमारी कंपनी के अंदर, फाइनेंशियल कंट्रोलर। अब हम बिजनेस ओनर हैं तो हमारा एक काम है, हम बिजनेस ओनर हैं तो हमारा दिमाग है, हम बिजनेस ओनर हैं तो हमारा दिमाग है। उसी तरीके से फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक अकाउंटेंट होना चाहिए। अगर वो सीनियर है तो वो फाइनेंशियल कंट्रोलर है। सीएफओ है, आपकी कंपनी में जो सीएफओ है वो सारे के सारे फाइनेंस को बनाएगा, वीकली आपको एमआईएस दिखाएगा, मंथली आपको फाइनेंशियल समरी दिखाएगा। कौन दिखाएगा, अकाउंटेंट, ये उसका केआरए है। हम कहते हो कि मैं करता नहीं हूं, मैं इसलिए नहीं करता या नहीं कर पाता क्योंकि, मैं इसलिए नहीं करता या इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ, फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं है। तो आपकी कंपनी में फाइनेंशियल कंट्रोलर होना ही होना है और उसका केआरए है कि आपको वीकली एमआईएस दिखाए और मंथली फाइनेंशियल समरी दिखाए। वो बजटरी कंट्रोल बना के रखेगा। एज ए बिजनेस ओनर सैलरी आप उसको इस बात की दे रहे हो, तो होना ही है आपके में अकाउंटेंट। अंकुर गुप्ता जी कह रहे हैं हाउ टू लॉग इन एज नोट शोइंग टू रजिस्टर। अंकुर जी कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो अंकुर जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप गए यहाँ पे गूगल पे गए, आपने प्रेस किया JSA online.in, प्रेस कर लिया, कर दो एंटर। एंटर करने के बाद आप तभी लॉगिन कर पाएंगे जब आपकी आईडी रजिस्टर्ड होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, अवेल 7 डे फ्री ट्रायल ऑफ जेएससी ऑनलाइन। आप यहाँ पे क्लिक करें, अवेल 7 डे में अपना नाम लिखें, अपनी ईमेल आईडी लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, कंपनी का नाम लिखें और ज्वाइन 7 डे फ्री ट्रायल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल और कंपनी नाम डाल के इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि पहले आपको व्हाट्सएप आएगा, फिर आपको एक मेल आएगी,
फिर आपको मेरे ऑफिस से आज ही एक कॉल आके आपका सेटअप बना देंगे कि हाँ जी, करो जी इस्तेमाल। फिर आपको हर रोज एक वीडियो आएगी मेरी, आपको हर रोज मेरी एक मेल आएगी, आप उसको देखो, समझो, करो, 7 डे पूरा एन्जॉय करो इसको, पूरा का पूरा एन्जॉय करो। अगर आपको लगता है कि अच्छा लग रहा है तो 15,000 रुपए एनुअल, 15,000 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन है इसकी। कितनी? 15,000 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है जेएससी ऑनलाइन की। तो क्लियर हो गया आपको? ये जेएससी ऑनलाइन कैसे चलेगा? आप सबसे पहले इसको 7 डेज के लिए एक्टिवेट करा लो, एक्टिवेट करा के उसके बाद चल जाएगा। मेरे ऑफिस से उपासना है, वो कोऑर्डिनेट कर लेगी। अभी क्लिक करो वहां पे, जिसने क्लिक नहीं किया वो क्लिक कर लो। ओके। अंकुर जी कह रहे हैं मैं कर लेता हूँ। नीरज जी कह रहे हैं ट्राइज वीकली फ्री ट्रायल ओनली गेटिंग फ्री वीडियो बट नॉट रिसीव्ड एनी एक्सेस ऑफ। अरे ऐसे कैसे? ये लो। नीरज जी ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया। मेरी टीम को तो आपको करना ही था। 9818858498। ये लो नंबर उपासना का 9818858498। इसको व्हाट्सएप करो। और आप ना वैसे नीरज जी आप एक बार वो भी कर दो, दोबारा से फ्री ट्रायल में डाल दो। अभी मेरी टीम का कॉल आ जाएगा, आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको पूरी की पूरी 100% एक्सेस दे देगी नीरज जी। तो मैं करता हूँ कोऑर्डिनेट, बाकी नंबर आपको मैंने दे ही दिया है। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट यहाँ पर ये है कि अब ना आज का सेशन क्यों है? आज का सेशन इसलिए है ताकि आप अपने बिजनेस और लाइफ को फ्लड करें विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। और मैं आपको मिलेनियर और बिलियनियर का वो डिजाइन देता हूं जिससे कि आपको कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, ताकि आपको टाइम भी वेस्ट ना करना पड़े और कोई टेक्निकल डिपेंडेंसी भी ना रह जाए, क्योंकि सारा का सारा एस्पेक्ट जेएससी ऑनलाइन के अंदर अवेलेबल है। कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी पूछ लो इन दी चैट बॉक्स। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for participating in today's 5 AM Cash Flow Mastery, and I'm truly blessed to have all of you in my life, and you are such a wonderful human being जिनको सर्व करने के लिए। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू, और जो वीडियो देखेंगे, मतलब ये तो लाइव है, जो वीडियो देखेंगे उनके भी थैंक यू, फ्यूचर का थैंक यू एडवांस के अंदर। और जो भी राइट नाउ देख रहे हैं उनको तो शत शत प्रणाम कि आप जिस तरीके से 5 AM में पार्टिसिपेट करते हो। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। कैसा रहा आपके लिए सेशन, वो आप चैट बॉक्स में लिखते हुए आप बड़े सेफली एग्जिट कर सकते हैं। एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट एंड अमेजिंग वीकेंड अहेड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।